आप सभी लोगों के स्कूल तो स्टार्ट हो गए होंगे ना? Yes, yes. यही मतलब मैथ्स और फिजिक्स में यही वाले चैप्टर चल रहे होंगे भी, यही स्टार्ट होगा हमारे यहाँ पे। तुम्हारा कब से हुआ है स्टार्ट? 3 है। अच्छा, थर्ड से हुआ स्टार्ट। यही वाले दोनों चल रहे होंगे, सेट्स हो गए। मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड्स, इसमें नोट कीजिएगा कि लेंथ में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस लेंथ में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस लेंथ will be defined as the distance of separation between 2 points. It is defined as the distance of separation between 2 points in space. Between 2 points in space. Directly length can be measured with the help of first लिखेंगे मीटर स्केल, सेकंड लिखेंगे वर्नियर कैलिपर्स, थर्ड लिखेंगे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, तो ये देखिए डायरेक्टली जो लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के डायरेक्ट मेथड्स क्या क्या होते हैं। अगर हम ना लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो स्पेस होता है, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो होता है, उसको हम बोल देते हैं लेंथ। अब लेंथ मेजर करने का क्या तरीका, अगर मैं लंबा एक डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, बहुत लंबा डिस्टेंस है, उसको अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो वो किसकी हेल्प से मेजर होगा, एक मीटर स्केल की हेल्प से। मीटर स्केल से हम मेजर करते चले जाएंगे कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 10 मीटर हम चले, 20 मीटर चले, 50 मीटर चले या 100 मीटर चले, तो वो लंबा वाला मीटर स्केल होता है, उसकी हेल्प से वो कर सकते हैं। फिर आता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स से हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। छोटे छोटे डिस्टेंसेस मतलब कि एक पेंसिल है, उस पेंसिल की लेंथ कितनी है, उस पेंसिल की लेंथ कितनी है, एक छोटा सा बॉक्स है, उसकी विड्थ कितनी है, बस इतना। बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लीजिए कि वो जो डिस्टेंसेस हैं, वो डिस्टेंसेस मुश्किल से मुश्किल 10 सेंटीमीटर तक के हम डिस्टेंसेस मेजर कर सकें। तो जो छोटे डिस्टेंसेस हैं वो हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, ठीक है। ये सेकंड हुआ। उसके बाद थर्ड देखिए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का क्या काम है, स्क्रू गेज का काम होता है कि बहुत छोटी छोटी जो वायर्स हैं, उन वायर्स का डायामीटर बेसिकली क्या हो गया कि आप रेडियस कैलकुलेट कर लें, डायामीटर कैलकुलेट कर लें, एक ही बात है। तो वो डायामीटर कैसे कैलकुलेट होता है, इसमें ऐसा होता है कि जैसे स्क्रू गेज जो है, स्क्रू गेज में एक ऐसे ना हुक लगा रहता है, और उस हुक को ऐसे उसके बीच में हम वायर डाल देते हैं, और उसको हुक को एक स्क्रू होता है, उसकी हेल्प से ऐसे ऐसे करके टाइट करते हैं। जब वो टाइट हो जाता है तो टाइट होने के बाद में कि अब ये फर्दर टाइट नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें ना जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल भरवाया है, कभी कार में पेट्रोल भरवाया है, स्कूटर में तो अलग फंडा होता है। स्कूटर का तो ढक्कन जो है ऐसे करके बंद हो जाता है, ऐसे करके खुल जाता है, मतलब वो ऐसे एक लॉक होता है। लेकिन कार का जो पेट्रोल टैंक होता है
तो उसको कभी देखना कि जब वो बंद करता है ना, पेट्रोल भरने वाला जो बंदा होता है, जब वो उसको बंद करता है तो टक 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 की पहले आवाज़ आ जाती है। देखा है कभी कि नहीं? तो वो उसको ढक्कन को ऐसे घुमाता है तो वो कट कट बोलने लगता है, तो तभी वो रुक जाता है कि हाँ ये पूरा टाइट हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम टाइट भी नहीं होना चाहिए। उसका एक रीज़न है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो साइड में ना रबर पैडिंग लगी रहती है। तो रबर पैडिंग का मतलब ये है कि पेट्रोल जो है या डीजल जो है वो डायरेक्ट इतना ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में ना आ जाए कि वो इवेपोरेट होने लगे, ठीक है। और अगर हम उसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो एयर से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो टाइट होना चाहिए, कैप टाइट होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। कम होगा तो पेट्रोल इवेपोरेट होने लगेगा, ज़्यादा टाइट होगा तो पेट्रोल को बर्न होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ही नहीं मिलेगी, मतलब गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। और इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं कि गाड़ी का या स्कूटर का जो फ्यूल टैंक है, उस फ्यूल टैंक के ऊपर एक लेयर आप पॉलीथिन की लगाकर और फिर कैप को बंद कर दीजिए, और फिर आप स्कूटर स्टार्ट कर लेना, चाहे जितनी ताकत लगा लेना, फिर वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। करके देख रखा है इसलिए बताओ। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज में भी ऐसा ही सिस्टम होता है, और स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट स्कूल में करवाया जाएगा। उसमें क्या होता है कि स्क्रू गेज का ऐसे तो हुक लगे रहते हैं, हुक के बीच में हमने वायर को फंसा दिया, इधर स्क्रू होता है, उसको टाइट करते हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार टाइट करने के बाद फिर कट कट की आवाज़ आती है। कट कट की आवाज़ का मतलब ये है कि अब ये जो है ना, ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली टाइट भी कह सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल जितना उसको चाहिए उतनी टाइटनेस होगी, ना कम ना ज़्यादा। अब आप रुक जाइए, और अब उसका जो कर्व्ड स्केल है, उस कर्व स्केल पर वो बने रहते हैं, ग्रूव्स बने रहते हैं। तो उसमें हम देख लेते हैं कि कितना मिलीमीटर का उसका डायमीटर है। तो क्योंकि वायर होता है, पतला होता है, तो उसका डायमीटर मिलीमीटर में ही आता है, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें क्या हैं, ये डायरेक्टली लेंथ को मेज़र करने का तरीका होता है। अब जरा देखें, अगर हम बात करें कोई मतलब बड़ा सा इलेक्ट्रिक पोल है, उस इलेक्ट्रिक पोल की मेरे को लेंथ मेज़र करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, फिर किसी एक बंदे को कहेंगे बेटा तू तो ऊपर चढ़ जा उसके, है ना, और एक बंदा नीचे खड़ा होगा कि तू मेजरिंग स्केल को लेके खड़ा हो और ऐसे ऐसे करके नापेंगे। तो वो तो डायरेक्ट मेथड हो गया। तो उसके अलावा भी हमारे पास मेथड्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास, चलिए वो तो एक बार को फिर भी हमने कहा कि चलो हम कहीं से लैडर वैडर लेकर आ गए, ऊपर एक बंदे को बिठा दिया, रिस्की है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने इस तरह से मेज़र कर लिया। लेकिन इसका भी एक आसान तरीका होता है, वो अभी करेंगे, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। इसी तरीके से अगर बहुत बड़ा कोई माउंटेन है, तो माउंटेन के जो टॉप है, टॉप तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन माउंटेन का जो बॉटम है, वो बॉटम ना इस तरीके से ऐसे 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 फैला हुआ होता है। कितनी दूर तक फैला हुआ है हमें नहीं पता। अब जैसे हम वैष्णो देवी की चढ़ाई करने जाते हैं, तो हमको नहीं पता कि वो पहाड़ किधर है और कहाँ से। अच्छा, दूर से देखेंगे तो अच्छा वो है, वहाँ पर देखो उधर मंदिर है, लेकिन जब लोग जाते हैं तो ऐसे 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 धीरे 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 चढ़कर ऊपर तक पहुँचते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी भी हिल की बात करें, किसी माउंटेन की बात करें, तो माउंटेन का टॉप तो एक बार को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेट लाइन बॉटम किधर है वो आप नहीं देख सकते। तो ऐसे माउंटेन की हाइट किस तरीके से निकाली जाए, उसको तो निकालना बड़ा मुश्किल है। क्या माउंटेन में हम ड्रिलिंग करेंगे और ड्रिलिंग करके एक मेजरिंग स्केल लेकर उसको नापेंगे, वो भी मुश्किल है। अच्छा, जब हमें उसकी बॉटम ही नहीं पता तो फिर ट्रिग्नोमेट्री भी कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये दो मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स, मैं भी समझाता हूँ कैसे, बड़े इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। पहला वाला तो आप 10th में ही करके आए हो, दूसरा वाला थोड़ा सा नया है लेकिन समझ जाएंगे आप। चलिए नोट कीजिएगा, इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। Indirect methods for measuring large distances। अब इसमें पहला मेथड है ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट मेथड, triangulation method
for the height of an accessible object. Triangulation method for the height of an accessible object. For the height of an accessible object. अच्छा, लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, let AB is equal to H let AB is equal to H be the height of the tree or the tower to be measured. Of the tree or the tower to be measured. Full stop. Let capital C be the point of observation. इसी में लिखना. Let capital C be the point of observation at distance small x from capital B. At distance small x from capital B. Full stop. अच्छा, जैसे हम पेन और पेपर पर कोई एंगल मेजर करते हैं ना, तो पेन और पेपर पर जब हम कोई एंगल मेजर करते हैं तो उसके लिए तो आपने ये डिवाइस देखी ही होगी, ये प्रोट्रैक्टर होता है, इस तरीके से इस पर ऐसे ऐसे बीच में ऐसे कर्व सा बना रहता है, यहाँ पर एंगल बने होते हैं, प्रोट्रैक्टर होता है। लेकिन अगर हमको लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है फॉर एग्जांपल हम किसी सड़क पर खड़े हुए हैं और सड़क पर आप कभी किसी इंजीनियर को देखें तो इंजीनियर के पास आपने ना एक तो ऐसी एक डिवाइस देखी होगी, कभी रास्ते में अगर आपका ध्यान गया हो, कई बार दिखाई दे जाते हैं कि ऐसी एक डिवाइस रखी रहती है, उसके ऊपर कुछ ऐसे बना रहता है और वो उसमें कुछ देखते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो देखते हैं वो बेसिकली एंगल देखने का ही एक इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आपको एक फ्लाईओवर बनाना है तो वो फ्लाईओवर पर वो एंगल देखा जाता है कि ऐसा एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर तरीके के लोग जाते हैं फ्लाईओवर पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो उसका जो हम्प बने फ्लाईओवर का वो इतना शार्प बने कि अगर कोई पागल बहुत तेज़ी की स्पीड में आ रहा है, जबकि फ्लाईओवर पर एक स्पीड लिमिट होती है, अगर कोई पागल बहुत तेज़ स्पीड में आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऊपर आकर उड़ ही जाए एकदम, वो रोहित शेट्टी की फिल्म की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो एंगल प्रॉपरली मेजर करे जाते हैं, सिविल इंजीनियर का काम होता है ये, ठीक है। एक तो ये होता है काम। दूसरा, जब कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करी जाती है तब जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स की जो टूल किट होती है उसमें एक ऐसी डिवाइस रखी रहती है, ऐसे होता है, ठीक है। इस पर ऐसे इधर मार्किंग करी होती है और ऐसे इधर मार्किंग करी होती है और ये ना बीच में से ऐसे खुल जाता है, मतलब ये इस तरीके से हो जाता है, ये इस तरीके से खुल जाता है। इस डिवाइस को बोलते हैं सेक्सटेंट। सेक्सटेंट, तो ये इसका क्या काम होता है कि बहुत बड़े बड़े जो एंगल्स हैं, रियल लाइफ सिनेरियोज में जो हमको एंगल्स की ज़रूरत होती है उनको मेज़र करने का काम सेक्सटेंट करता है। पेन पेपर पर जो हम छोटे छोटे एंगल बनाते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री को जो एंगल बनाते हैं वो प्रोट्रैक्टर से बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रोट्रैक्टर है, ये सेक्सटेंट है। तो अब मैं सेक्सटेंट के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर नोट कीजिएगा एक लाइन कि place a sextant at C and measure the angle of elevation. Place a sextant at C. Place a sextant at C and measure the angle of elevation.
ठीक है। तो क्या बोला, लेट ए बी इज इक्वल टू एच बी द हाइट ऑफ द ट्री ऑफ द टॉवर टू बी मेजर्ड। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर ए बी को हमने ले लिया, जो टॉवर है टॉवर की हाइट को हमने ले लिया स्मॉल एच। फिर हमने क्या करा, अब जो टॉवर है टॉवर टेढ़ा तो खड़ा नहीं होगा, टॉवर तो सीधा ही खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा यानी कि ग्राउंड पर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर क्या बोला गया है, लेट्स सी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम b। तो यहाँ से b से एक पॉइंट है c है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉवर के टॉप को, ठीक है। और उन्होंने बोला एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम b, तो ये जो पॉइंट c है ये b से x डिस्टेंस पर है, स्मॉल x डिस्टेंस पर, ये एंगल हो गया। अब प्लेस अ सेक्सटेंट एट c, मैंने ये सेक्सटेंट को उठाया c पर रख दिया, c पर रखकर अपने इसको ऐसे खोलकर देखा, तो सड़क पर रखना है उसको, सड़क पर आप प्रोटेक्टर रखकर पार्किंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सड़क पर आपको क्या करना है, सड़क पर आपको ये वाला जो नीचे वाला जो फ्लैट प्लेन है, इसको फ्लैट प्लेन को सड़क पर फिक्स करना है। और फिर उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, अब इस सेक्शन को कैसे अलाइन करेंगे, तो ये वाला जो सेक्शन है, इस वाले सेक्शन से आपको देखना होता है, आपको देखना होता है, आप उसको ऐसे 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 सेट करके और फिर वहीं पर आप स्क्रू टाइट कर देंगे कि अब मेरे को जो टॉवर है टॉवर का टॉप दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेक्सटेंट है, इस सेक्सटेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो ये जो है सड़क पर रखोगे तो अपनी आँख कहाँ लगाओगे, ज़मीन पर, सड़क पर नहीं लेट सकते ना। तो क्या करेंगे कि इसको ऐसे ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड पर फिक्स कर देते हैं। नीचे हॉरिजॉन्टल वाला जो सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन वो पैरेलल आ जाता है ग्राउंड के, ठीक है। ग्राउंड के जब वो पैरेलल आ जाएगा, फिर आप इसको ऐसे उठाएंगे दूरबीन की तरह, ऐसे आप ऊपर उठाकर देखेंगे तो ये भी उठता चला जाएगा। और जैसे ही आपको टॉवर का टॉप दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आप उसको स्क्रू से टाइट कर देंगे, टाइट करते ही आप रुक जाएंगे और फिर आप सामने देख लेंगे कि हाँ भाई कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल आपको बना हुआ दिखाई दे जाएगा यहाँ पर कि इतना डिग्री एंगल है। तो ये रियल टाइम सिनेरियो में एंगल मेजर करने का ये तरीका है। वो एंगल कितना आ गया, थीटा, और थीटा आते ही हमें मालूम है कि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस, ये मैंने सीधा मेजरिंग स्केल से या मीटर स्केल से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया x है। तो ये हमने x मेजर कर लिया, हाइट कितनी है h है। जब परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, बेस मेरे पास है, एंगल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे, क्या रिलेशन, tan थीटा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू right triangle ABC tan theta is equal to perpendicular upon base यानी कि AB upon BC tan theta is equal to H upon BC कितना है X, और H की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो H is equal to X tan theta। तो इस तरीके से यहाँ पर किसी भी पर्सन को इस टॉवर के टॉप पर जाकर और वहाँ से मेजर करने की वो रिस्की वाला मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सेक्सटेंट की हेल्प से हम सीधा सीधा हाइट जो है वो टॉवर की निकाल सकते हैं, वाइल रिमेनिंग ऑन ग्राउंड, हम रहेंगे ग्राउंड पर ही और टॉवर की हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला लिखेंगे, ये तो फर्स्ट मेथड है, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड मेथड जो है वो है इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। तो इधर लिखिएगा ट्रायंगुलेशन मेथड, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। The height of an inaccessible object. Inaccessible object like a mountain, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है इसमें।
for the height of an inaccessible object. Let AB is equal to h be the height of the Let AB is equal to h be the height of the mountain to be measured. Next point. By using the sextant, we first measure the angle of elevation of its peak. We first measure the angle of elevation. We first measure the angle of elevation of its peak from a point C on the ground. Full stop. लिखिएगा let it be theta 1. Let it be theta 1. अगला लिखिएगा, अभी लिख लीजिए, समझाऊंगा क्या चीज है ये। Move the sextant to another position. Move the sextant to another position. Capital D such that capital CD is equal to small d. Full stop. Again measure the angle of elevation. Again measure the angle of elevation. Let it be theta 2. Let it be theta 2. अब जरा देखिएगा, हमने क्या कहा कि माउंटेन है। पहले मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको कि ये माउंटेन का टॉप है, ये माउंटेन का बॉटम है बी। अगर माउंटेन के टॉप की हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली अगर उसकी हाइट निकालनी है, माउंटेन ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके से ऐसा ऊपर होता है माउंटेन। कुछ लोग इधर से चलते हुए जाते हैं, कुछ लोग इधर से चलते हुए आते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से लेकर वो यहाँ तक की लेंथ का मेजर कर लूँगा और मैं कहूँगा इतनी हाइट है उसकी। भाई नीचे से और उस टॉवर की पीक तक पहुँचने का वो डिस्टेंस है, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी है वो। तो उसकी हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो पीक है, उसकी पीक से ड्रिल करते 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 वहाँ तक आना पड़ेगा जहाँ पर मेरे को ज़मीन पर ग्राउंड ना मिल जाए, ग्राउंड लेवल ना मिल जाए, ठीक है, वहाँ तक आना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से नहीं निकालेंगे, ये कोई तरीका नहीं है, ये तो इसमें तो सालों लग जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि हटाओ इसको, कहीं पर तो सड़क है, कहीं पर तो सड़क है, सड़क के बाद फिर धीरे धीरे माउंटेन शुरू होते हैं। हमने कहा ठीक है, सड़क के उसी पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाओ जहाँ से आपको माउंटेन दिखाई देता है, जहाँ से ग्राउंड वाला इलाका है शुरू। तो हमने वहाँ पर खड़े हो गए जाके, हमने कहा कि ये ए बी, एक्चुअली ये ए बी मेरे को दिखाई भी नहीं दे रही है हाइट, जो यहाँ पर टॉवर था या ये ट्री था या पोल था, तो एक्चुअली ये तो मेरे को दिखाई दे भी रहा था, लेकिन इसकी हाइट मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है, ठीक है, बस इसका पीक दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इधर तक तो कहीं तक पहाड़ फैला हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है सी। हमने क्या करा, इस पॉइंट पर सेक्सटेंट को रखा और यहाँ से हमने फोकस सेट करा इसके टॉप पर। टॉप से यहाँ से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बन रहा है थीटा 1, और ये जो माउंटेन है, माउंटेन की हाइट को मैंने लिया है h, ठीक है।
अच्छा जी, ये थीटा 1 हो गया। अब हमने क्या करा कि अब हम थोड़ा सा और दूर गए और मैंने कहा कि अब दूर से इसको मेजर करेंगे, तो दूर से इसको मेजर करा, ये वाला पॉइंट ले लिया हमने डी, सच दैट सी डी इज इक्वल टू स्मॉल डी, मतलब सी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है। अब डी से अगर मैं ए को देखूँ ऐसे, डी से अगर मैं ए को देखूँ तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा 2, थीटा 2 बन गया। बोलिए जी, क्लियर है? ठीक है, अभी तक ये मेंशन करा गया है बस यहाँ पर, ठीक है। और मुझे निकालना गया है, मुझे एच निकालना है। अब क्या करें, ये जो बी सी है, बी सी को बोल दो एक्स, और ये ना पहाड़ में कवर हो रखी जगह मेरे को दिखाई भी नहीं देगी कि एक्स है किधर, ठीक। ये करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो राइट ट्राइंगल है ए बी सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी की बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, हमने क्या क्या पैरामीटर्स लिए? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, आदित्य और सोमन बताओ भाई। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं बोलूंगा राइट ट्राइंगल एबीसी की बात करेंगे। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट ट्राइंगल एबीसी में हम ये कहेंगे tan थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू ए बी कितना है, एच, एच अपॉन एक्स, ये हो गया। तो यहाँ से क्या करिए, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच, यानी कि cot थीटा 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच। cot थीटा 1 एक्स अपॉन एच आ गया। मैं cot थीटा 1 निकाल क्यों रहा हूँ, cot थीटा 1 हमने निकाल लिया अभी इधर, तो हमारे पास x अपॉन एच आ गया। अभी मैं कर क्यों रहा हूँ इसको, बस 2 मिनट आप रुक जाइए, समझ जाएंगे। डिनोमिनेटर में h को लाना चाहता हूँ, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दिया। cot थीटा 1 की वैल्यू आ गई x अपॉन एच। उसके बाद क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल, अब बड़े वाला राइट ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, in right triangle ABD, tan theta 2 is equal to AB upon BD। tan theta 2 is equal to AB कितना है H और BD कितना है, ये BD पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस डी। ठीक है, अब क्या करिए, फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा 2 इज इक्वल टू x प्लस डी अपॉन एच, और 1 अपॉन tan कितना हो जाएगा, cot थीटा 2 इज इक्वल टू x प्लस डी अपॉन एच। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब आप इसमें क्या करिए, अब आप यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ से x की तो मेरे को ज़रूरत है नहीं, d मेरे पास दे रखा है आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या हो जाएगा, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 is equal to cot theta 2 minus cot theta 1 is equal to x plus d upon h minus x upon h।
अब देखिएगा cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर में h है तो x प्लस डी माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन एच, x से x कट गया, d अपॉन एच आ गया, h को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, h इज इक्वल टू d अपॉन cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। तो आप ये देख लीजिए कि मैंने इस पॉइंट पर सेक्सटेंट को रखा थीटा 1 मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है, थीटा 1 एंगल मैंने मेजर कर लिया। फिर मैंने इस पॉइंट पर रखा तो जितने डिस्टेंस पर मैं गया वो डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया, तो डी मैंने मेजर कर लिया, थीटा 2 मैंने मेजर कर लिया, थीटा 1 थीटा 2 और डी ये तीनों ही चीज़ें हमने मेजर करी और बड़ी आसानी से मेजर करी, सड़क पर मेजर करी, ठीक है ना, रोड पर मेजर करी, पहाड़ के टॉप पर जाना नहीं पड़ा, ठीक। और इस फॉर्मूले में डालकर डी अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 इस फॉर्मूले में डालकर सीधा सीधा हमने पूरे माउंटेन की जो एक्चुअल हाइट है वो निकालनी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड है, और ये जो मेथड है ये इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट यानी कि इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स उनका हम हाइट इसमें निकाल सकते हैं विदाउट गोइंग टू द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द टॉप, वहाँ पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। दोनों मेथड क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये होता है कि कुछ ऐसे डिस्टेंसेज हैं जो इतने दूर हैं जैसे कि सन, जैसे कि मून, जैसे कि कोई प्लैनेट जिसको मैं टेलीस्कोप से देख तो सकता हूँ, लेकिन अब उसका डिस्टेंस किस तरीके से निकालूं, वहाँ तो सेक्सटेंट वाला फंडा भी हमारा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सेक्सटेंट का जो टेलीस्कोप है वो भी वहाँ तक नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए क्या करें, नोट कीजिएगा, एक हेडिंग डालें पैरालैक्स, PARALLAX, पैरालैक्स, ठीक है। ये लिखिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ।
चलिए नोट कीजिएगा पैरेलैक्स। पैरेलैक्स जो है लिखिएगा, पैरेलैक्स इज द अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन। Parallax is the apparent shift parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift with respect to another when we shift our eye sidewise. और आई साइड वाइज। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी ना हम किसी एक चीज़ को देखने की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये कहा कि सेक्सटेंट को यहाँ पर रख दिया और रखकर हम इसके ना जो माउंटेन है माउंटेन के टॉप को देखना चाहते हैं, तो हम जब भी कभी देखते हैं तो हम ना एक आंख बंद करके और एक आंख से देखते हैं, एक आंख बंद करके एक आंख से देखते हैं, दूसरी आई को हम बंद कर लेते हैं। अगर इससे देखना है तो इसको बंद कर देंगे, इससे देखना है तो इसको बंद कर देंगे। तो जब भी कभी हम ऑब्जर्वर्स आई बनाते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, हम ऑब्जर्वर की आई बनाते थे तो एक ही आई बनाते थे, दूसरी आई का काम नहीं, एक ही आई से देखेंगे। तो जो पैरेलैक्स है, पैरेलैक्स इज द अपीयरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइडवेज। जब हम अपनी आई को साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है ना जिसको हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट भी उधर ही शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे मान लीजिए हम बहुत दूर वाले किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को आपने देखा भी होगा कि जो हम अंधेरा हो रखा है और अंधेरे में हम सूरज को चाँद को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है वो भी हमारे साथ चल रहा है, हम रुक गए तो वो भी रुक गया। एक्चुअली है क्या कि हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं तो हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसने भी अपनी पोजीशन चेंज करी। और इसको देखने का, ऑब्जर्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पेन है, आपने पेन को यहाँ पर ले लिया, पेन को यहाँ पर रखो और हमने अपनी आँख को करना है, अपनी आँख को, तो एक ही आँख है, मान लीजिए एक ही आँख है, तो इस आँख को तो इधर से और इधर शिफ्ट नहीं कर सकता मैं। तो आप करके देख लीजिए, अभी करके देखो कि आप अपनी एक आँख को बंद करो, दूसरी आँख को खोलो, एक आँख को बंद करो, तो जिसको आप बंद कर रहे हो ना, जैसे आपने लेफ्ट को बंद करा तो ये पेन आपको लेफ्ट में शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, राइट लेफ्ट करके देखो, अभी करके देख लो। ठीक, और आपको दिखाई देगा कि जहाँ पर आप शिफ्ट जो भी आई आप बंद कर रहे हैं, पेन उधर ही शिफ्ट होगा। अभी सामने रखा है, बिल्कुल सामने देख रहे हैं, लेफ्ट को बंद करा, अभी कुछ नहीं पता चलेगा, राइट को बंद करा तो दिखेगा अरे राइट में शिफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट में हो गया। और इसको ज़्यादा अच्छे से कैसे देख सकते हो? ज़्यादा अच्छे से ऐसे कि पेन के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए, जैसे ये पोल है, जैसे ये पोल है, इस पोल के सामने पेन को रखो और पेन को रख के आप देखो कि ये पोल के रिस्पेक्ट में कभी आपको इधर और कभी आपको इधर नजर आएगा। लगा ऐसा कि नहीं? ठीक है, सामने रखिएगा इस तरीके से, ऐसे सामने रख के ऐसे 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 करके देखो, तो इसके पीछे वाली जो चीज़ है, इसके पीछे वाली जो भी चीज़ है आपको शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। नहीं देखो, ट्राई करना। अच्छा कर रखा है, ठीक है, तुमने भी कर रखा है, करके देखोगे तो ऐसे ही लगेगा कि जो आंख आप बंद कर रहे हैं उधर ही शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो एक्चुअली हुआ थोड़ी है शिफ्ट, है तो वहीं पर, पेन तो वहीं रखा हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ इधर उधर। अपीयरेंट शिफ्ट एनीथिंग विच अपीयर्स, कि ऐसा लग रहा है कि हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है शिफ्ट। तो इस ये जो इल्यूजन होता है इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं। अब पैरेलैक्स कराने का यहाँ पर्पस क्या है? एक ट्रायंगल बना लें ऐसे, ये ट्रायंगल बना लिया, इधर लिख लीजिएगा लेफ्ट, इधर लिख लीजिएगा राइट।
लेफ्ट का मतलब क्या है कि सेम ऑब्जेक्ट को अगर मैं सिर्फ लेफ्ट आई से देख रहा हूँ तो हमारा लाइन ऑफ साइट ये हो गया। अब मैंने लेफ्ट आई बंद कर दी और सेम ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर हूँ, सेम ऑब्जेक्ट को मैं राइट वाली आई से देख रहा हूँ, तो मेरा लाइन ऑफ साइट ये हो गया। दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड थीटा, और इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल। और लेफ्ट आई और राइट आई, जैसे कि लेफ्ट आई और राइट आई है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना हो गया, उसको मान लेते हैं बी, स्मॉल बी। अच्छा, लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 1 मीटर, आधा मीटर, कुछ मिलीमीटर या 2-3 सेंटीमीटर हो सकता है। अगर हम देखें कि प्यूपिल से प्यूपिल के बीच का डिस्टेंस अगर हम देखें तो कुछ 1 या 2 सेंटीमीटर में होगा, वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है। तो अब याद करिएगा वो सेक्टर जो पढ़ा था, पिज़्ज़ा की स्लाइस के जैसा जो होता है सेक्टर। तो अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस की मैं बात करूँ कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ये ऐसा कर्व है, तो हम ये कहेंगे बहुत स्मॉल डिस्टेंस है तो लगभग ये कर्व इस लेंथ के बराबर ही आ जाता है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे नहीं अंतर है। तो अब ये बताया जा रहा है कि अब हमने क्या करा कि अब हम देखेंगे मून को या सन को या किसी और प्लैनेट को। तो जब हम मून को, सन को या किसी और प्लैनेट को देखेंगे ना, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब ये वाली लेंथ जो है ये बढ़ती जाएगी। तो ये लेंथ जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो उस बहुत ज़्यादा लेंथ के कंपैरिजन में कुछ सेंटीमीटर तो ना के बराबर ही होता है। तो जब इतना बड़ा, आप ये देखिएगा कि अगर इतना बड़ा एक सेक्टर बन गया, इतना बड़ा सेक्टर बन गया, तो इतने बड़े सेक्टर में हम ये कहेंगे कि इस वाली लेंथ के सामने ये जो कर्व है, इसको कर्व को आप एक स्ट्रेट लाइन भी बोलेंगे तो भी चलेगा, समझ रहे हैं? इसको एक स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो भी चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बनाकर दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और, इसके बाद यहीं पर नोट करके लिखेंगे angles are measured in either degrees एंगल्स आर मेजर्ड इन आइदर डिग्रीज और रेडियंस। एंगल्स को या तो डिग्रीज में मेजर करो या फिर रेडियंस में मेजर करो। अब ये क्या होता है ये देखते हैं। डिग्री तो हमको पता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब तो हमने देखा था। 1 रेडियन, या आप ऐसे लिखें पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन होता है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एक तो ये रिलेशन है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है। बायो वालों के लिए बस इतना जरूरी है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस इतना याद रखना। बायो है ना, बस इतना याद रखना तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं करना। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन मेजर, डिग्री मेजर, उस पर क्वेश्चन हैं, पूरी एक एक्सरसाइज है इसी में, ठीक है। वहाँ पर डिटेल में करोगे, फिलहाल के लिए इतना होता है। उसके बाद एक चीज़ और क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 मीटर है, किलोमीटर से छोटी यूनिट मीटर, मीटर से छोटी यूनिट सेंटीमीटर, उससे छोटी यूनिट मिलीमीटर, ऐसे करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 डैश 60 ये डैश क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये हो गया। 1 डैश
इज इक्वल टू 60 डबल डैश, यानी कि इसको बोलते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब पता है क्या है, ये मिनट और सेकेंड ये लग रहा है कि अच्छा टाइम की यूनिट है ना। रिलेशन कुछ ऐसा ही है, रिलेशन कुछ ऐसा ही है कि अगर डिग्री ना होती आर होता तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, पता है, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ये टाइम की यूनिट का जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, पाई रेडियन में 180 डिग्री, इतना होता है। उसके बाद ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं, इस पॉइंट को हमने लिख दिया O, O इज फॉर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑब्जेक्ट, वो है ऑब्जेक्ट। तो ये जो हम डिस्टेंस लेते हैं इसको हम बोल देते हैं S, S, इस डिस्टेंस को S बोल देते हैं। और बेसिकली ये है क्या कि अगर हम एक सेक्टर की बात करें, अगर एक सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा उस सेक्टर का रेडियस की तरह नजर नहीं आ रहा, जैसे रेडियस हो। और फिर अगर ये कर्व लेंथ मेरे को निकालनी है, अगर ये कर्व लेंथ निकालनी है तो कर्व लेंथ तो क्या हो गया, सेक्टर का सर्कमफ्रेंस के जैसा हो गया एक तरह से। और सेक्टर का सर्कमफ्रेंस क्या होता था, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेक्टर, तो वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेक्टर यानी कि इसको ना इतने को मैं L बोल देता हूँ, L यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं L। याद करिए, अगर याद हो तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, L इज इक्वल टू, अब ये थीटा अपॉन 360 डिग्री, यहाँ पर थीटा जो था हमारा एंगल वो किस में था, वो डिग्री में था भाई, 10th क्लास तक हमने डिग्री करा था। अभी रेडियन में आ जाते हैं, तो अगर रेडियन की बात करूँगा तो जो ये पाई है ये 180 डिग्री के बराबर है, थीटा इंटू 2 इंटू 180 डिग्री इंटू आर अपॉन 360 डिग्री, हम 360 डिग्री। तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा 180 2 360, 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ एक रिलेशन नहीं बन गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। थीटा ये छोड़ दिया और आर को इधर गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, समझ गए। तो ये हमने क्या करा, ये जो यहाँ पर पाई था, ये जो पाई था, तो ये जो हमने बचपन तक पढ़ा था, इस पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी थी, आज भी वही है, वैल्यू आज भी वही है। लेकिन क्या है कि जब इसका कंपैरिजन किया जाता है डिग्री के साथ में, तो हम ये बोलते हैं कि पाई डिग्री जो है, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर इसको अब डिग्रीज में आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास सीधा सीधा रिलेशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। तो इसका मतलब ये है कि अब से अब आप ये आदत डालिए कि जितना भी आपको थीटा यानी कि जितने भी एंगल लेने हैं वो सारे के सारे एंगल रेडियन में लेने हैं। और जब आप रेडियन में लोगे तो ये इतना बड़ा रिलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, बस इतना लिखना पड़ेगा। और पैरेलक्स में आप क्या करेंगे, पैरेलक्स में हम ये बोल देते हैं क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये जरा सा कर्व और जरा सा डिस्टेंस लगभग सेम मान लिया जाता है। तो दिस बी इज जस्ट लाइक लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये थीटा तो एंगल हो ही गया, और ये जो एस है ये क्या है, रेडियस की तरह। तो यहाँ पर हम ये कह देते हैं थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर यानी कि B अपॉन S, थीटा इज इक्वल टू B अपॉन S, समझ में आ गया। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, पहले तो ये लिख लो। तो ये जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 10th को और 11th से कोरिलेट कर देगा, ये वाला जो इतना सा जो पोर्शन करके दिखाया है। उसके बाद बस ये याद रखना है कि पैरेलक्स मेथड में जो रेडियस है वही S है, और S क्या है, जो हम अपनी आँख से दूर का डिस्टेंस देख रहे हैं टेलीस्कोप से, तो वो S हो गया, ये थीटा हो गया एंगल। और जो लेंथ ऑफ आर्क है, हमारी आंखों के बीच में इतना नन्ना सा डिस्टेंस होता है, तो इतनी नन्नी सी आर्क को आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मान सकते हो, ये लेफ्ट है ये राइट है। तो ये क्या हो गया, इसको लेंथ ऑफ आर्क ना बोलकर B बोल देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर या थीटा इज इक्वल टू B अपॉन S, एक ही बात है, बस इतना करके आ जाना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। चलिए